सिमर की शादी प्रफुल्ल से होती है। उसके ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी और ननद होती है। ससुराल में जाकर जब वो पहली बार खाना बनाती है, तब सबको उसके हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है। अरे वाह सिमर बहू, क्या बात है! तुम्हारे हाथ का खाना तो एकदम कमाल ही बना है। सच में मजा ही आ गया। वाकई में बहू। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कितने सालों बाद इतना टेस्टी खाना खाया है। हाँ भाभी, ये हलवा भी बहुत यम्मी बना है। आखिर बेबी किसकी है? सही कहा इसने। लेकिन सच में ना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया सिमर। जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे से मैं आप सबको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया से पकवान बनाकर खिलाऊंगी। सिमर की इतनी सारी तारीफें सुनकर प्रज्ञा को खूब जलन होती है। फिर वो बाद में सलाद बना रही होती है। अरे नहीं नहीं भाभी, इसे ऐसे मत काटिए और ये नमक भी इतना मत डालिए। शांत रहो सिमर और मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। देवरानी हो तो देवरानी बनकर रहो। और ये सब मेरे पुराने ससुराल वाले हैं, इसीलिए मुझे अच्छी तरह से पता है कि किसे क्या पसंद है। तो मेरे सामने अपनी होशियारी मत दिखाओ। लेकिन भाभी, मैं तो बस... चुप रहो और जो काम करने आई थी वही काम करो। प्रज्ञा का यह गुस्सेल बर्ताव देखकर सिमर चकित रह जाती है। ऐसे ही एक दिन वसुधा को बाहर खरीदारी करने जाना होता है। प्रज्ञा बहू, सिमर बहू, चलो मेरे साथ खरीदारी करने के लिए चलो। मुझे अपने लिए भी थोड़ा बहुत सामान लेना है और साथ ही घर के लिए भी खरीदारी करनी है। ठीक है माँ जी। वैसे मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाने वाली थी, लेकिन उनसे पहले मेरे लिए आप लोग हो, इसीलिए मैं आपके साथ ही चलूंगी। लेकिन माँ जी, मैं अभी आपके साथ नहीं आ सकती क्योंकि मुझे अभी अभी मेरे मायके से फोन आया था। माँ की तबीयत काफी खराब हो चुकी है, इसीलिए मुझे उनके पास जाना होगा, उनकी देखभाल करनी होगी। कोई बात नहीं प्रज्ञा बहू, तुम चली जाओ और समदन जी से कहना कि मैंने पूछा है उन्हें और मैं उनसे मिलने जल्द ही आऊंगी। ठीक है माँ जी। इस तरह से वसुधा और सिमर मार्केट में खरीदारी करने जाती है। लेकिन तभी उन्हें उस मार्केट में कुछ पसंद ही नहीं आता, इसीलिए वह दूसरे मार्केट में जाती है, जहां पर उन्हें प्रज्ञा अपनी सहेलियों के साथ एक जगह पर तफरीह करते हुए दिखाई देती है। क्यों रे नालायक निकम्मी झूठी कही की, माँ की बीमारी का झूठा बहाना देकर तू यहाँ पर अपने सहेलियों के साथ मोमोज ठूस रही है। इतना झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? निर्लज्ज कही की। अरे नहीं माँ जी, मैं तो वो... चुप हो जा, तुझे तो आज खाना ही नहीं दूंगी मैं। घर आ तू, फिर देखती हूँ तुझे। अरे अपनी देवरानी को देख, इसने अपने सहेलियों के साथ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि इसे उनसे ज्यादा मैं महत्वपूर्ण हूँ। लेकिन ये बात तुझ जैसी डायन और पापी दिल वाली बहू को क्या समझेगी? बेशरम कही की। वसुधा की बातें सुनकर प्रज्ञा की सहेलियां उस पर खूब हंसती है और प्रज्ञा बुरी तरह फंस जाती है। ऐसे ही एक रोज, अरे वाह, मैंने तो ससुराल से मिले थोड़े थोड़े पैसे बचाकर कितने सारे पैसे जोड़ लिए हैं। अब मैं इन्हीं पैसों से सबके लिए कुछ ना कुछ तोहफे लूंगी और उन तोहफों को देखकर मेरे घर वाले कितने खुश होंगे। फिर सिमर सबके लिए कुछ ना कुछ खरीद कर लाती है, जिसे देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वाह सिमर भाभी, मुझे लंबे समय से ये पिंक वाले हेडफोन ही चाहिए थे और आप तो वही लेकर आई हो। थैंक यू सो मच भाभी। और बहू, ये बटुआ तो सच में बहुत अच्छा है। अरे इसे तो मैं हर जगह पर आसानी से ले जा सकती हूँ और इसकी डिजाइन भी बहुत ही सुंदर है। तुम चाहती तो वो बचत किए हुए पैसों से अपने लिए कुछ खरीदारी कर लेती, लेकिन तुमने तो अपने नए नवेले ससुराल वालों की खुशी को महत्व दिया।
ऐसी कोई बात नहीं है पापा जी। अगर मैं मेरे मायके में होती तो मैं उनके लिए भी कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आती। लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ ना, तो यही मेरा मायका है। आपका दिल तो बहुत बड़ा है सिमर भाभी, वरना प्रज्ञा भाभी को ही देख लो। अगर उनके पास पैसे बच जाते ना, तो वो खुद के लिए मेकअप और महंगे महंगे कपड़े खरीद के लाती। वो तो दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचती। वही तो। अरे सीख इससे कुछ प्रज्ञा बहू। तुझे इस घर में आए कितने साल हो गए, लेकिन हमारे पसंद नापसंद की कोई पहचान नहीं है तुझे। और ये सिमर को देख, इसने तो 2 महीनों में ही सबको कितने अच्छे से समझ लिया। सच में बहू हो तो तुम्हारे जैसी सिमर। शुक्रिया माँ जी। घर वालों की कड़वी बातें सुनकर प्रज्ञा का माथा गुस्से में गर्म हो जाता है और वो वहीं पर चुपचाप खड़ी रहती है। फिर एक रोज अरुण प्रज्ञा से कहता है, अरे प्रज्ञा, ये तुम्हें क्या हो गया है और ऐसे बर्ताव तुम क्यों कर रही हो? सिमर को ही देख लो, वो सबको कितनी अच्छी तरह से हैंडल करती है, सबकी खुशियों का कितना ख्याल भी रखती है वो। तुम भी वैसा ही करो ना। मुझे किसके साथ कैसे रहना चाहिए ये तुम्हें मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई कल की आई लड़की नहीं हूँ। ये मेरे पुराने ससुराल वाले हैं और मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। और मुझे ये भी पता है कि मुझे इनके साथ किस तरह से बर्ताव करना है। और आज तक मैंने भी इनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वो तो किसी को भी दिखाई नहीं देता। अच्छा, सच में? लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। अगर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा तो अपना सड़ा हुआ दिमाग चेक करवा के आओ, लेकिन यहाँ पर बैठकर मेरा दिमाग मत खाओ। तुम्हें तो बस सुनाना ही आता है। काम धंधे करो और पैसे कमाओ, लेकिन घर की राजनीति में अपनी टांग मत अड़ाओ। इतना कहकर प्रज्ञा वहां से चली जाती है। फिर एक दिन, अरे प्रज्ञा बहू, सिमर बहू, मेरी जेठानी यानी तुम सबकी ताई सास आ रही है। वो भी कुछ दिनों के लिए रहने आ रही है, इसीलिए उनके खान पान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना गांव जाकर वो मेरे बारे में बुरा भला बोलेगी। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ भाभी, हम दोनों हमारा बेस्ट देंगे। ताई जी की खातिरदारी करने में कोई कमी नहीं रहेगी। फिर सिमर और प्रज्ञा दोनों मिलकर ताई सास के खाने की तैयारियां करती है। मटर पुलाव तो बना दिया है, मसाला पापड़ भी तैयार है, अब बस मीठे में कुछ बनाना है। भाभी, क्या आप मुझे बता सकती हो क्या कि ताई जी को मीठे में कौन से पकवान पसंद है? वो सिमर, क्या हुआ भाभी? ताई जी तो साल में 2 बार यहाँ पर आती है ना, तो आपको तो उनके पसंद नापसंद के बारे में पता होना चाहिए। अरे आप तो हर वक्त बस अपने पुराने ससुराल वाले ही कहती रहती हो, तो आपको इतना भी नहीं पता क्या? अरे पता है मुझे सिमर, लेकिन अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बाद में बता देती हूँ। लेकिन अभी मुझे याद आया कि मैंने छत पर बेडशीट सुखाई है, उसे निकाल कर लाती हूँ मैं। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं। प्रज्ञा को असल में कुछ भी याद नहीं होता, इसीलिए वह बहाना देकर वहां से चली जाती है। फिर ताई सास जब घर पर आती है, तभी सिमर के हाथ के बने हुए पकवान उसे बहुत पसंद आते हैं और वो उनकी खूब तारीफ करती है। अरे वाह, क्या लज्जतदार खाना बनाया है। ये पुलाव और ये कढ़ाई पनीर, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। बस ये दाल पकौड़े और मलाई कोफ्ते की सब्जी मुझे पसंद नहीं आई। ये किसने बनाया है? ताई जी, वो मैंने बनाई है। सत्यानाश हो तेरा। बड़ी बहू, तुझसे तो मैं क्या ही उम्मीद रख सकती हूँ। अगर तेरा हाथ लग जाए तो मीठा शहद भी खट्टा हो जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। और वसुधा, तुम्हारी ये नई नवेली छोटी बहू बहुत ही गुनी और कमाल की है। क्या स्वाद भरा खाना बनाया है इसने, मजा ही आ गया खाकर। ये ले बहू, शगुन ले।
धन्यवाद ताई जी। ये सब देखकर प्रज्ञा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चला जाता है। बस बहुत हुआ। जब से ये सिमर इस घर में आई है, तब से मेरे ससुराल वाले उसके ही गुणगान गा रहे हैं। ये लोग तो मुझे पूछते भी नहीं है। मेरी सराहना करने की जगह पर इन्होंने तो इस चुड़ैल को सिर पर बिठा कर रखा है। लेकिन अब बस, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं इस सिमर को ताई जी की नजरों में गिरा कर ही रहूंगी। क्योंकि एक बार अगर ताई जी की नजरों में कोई व्यक्ति गिर जाए तो उसे इस घर में फिर कोई नहीं पूछता। फिर एक सुबह ताई जी सिमर को माता रानी की चुनरी लाने के लिए कहती है। तभी प्रज्ञा मौका देखते ही उस लाल चुनरी को एक काले कपड़े से बदल देती है। और जब ताई जी उस काले कपड़े को देखती है, तब वो काफी हैरान रह जाती है। हाय मोरी मैया, ये क्या है वसुधा? तुम्हारी छोटी बहू को मैंने इतना माना, लेकिन उसने तो एक झलक में ही मुझे अपने असली रंग दिखा दिए। लाल चुनरी की जगह पर उसने तो मुझे यह काला कपड़ा दे दिया है। अब क्या मैं माता रानी को काला कपड़ा चढ़ाऊंगी क्या? सिमर बहू, इतना गलत काम करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ताई जी, मेरा विश्वास कीजिए, ये मैंने नहीं लाया है। मैंने तो लाल चुनरी ही लाई थी। सच में ताई जी, माता रानी की सौगंध। अरे बेशरम लड़की, माता रानी की झूठी कसम खाते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? नालायक कहीं की। ये तूने ना सिर्फ माता रानी का अपमान किया है, बल्कि अपनी ताई सास का भी अपमान किया है। ये सब क्या है सिमर? अरे तुम तो कितनी समझदार हो, फिर तुम ये गलती कैसे कर सकती हो? देखा ना माँ जी, मैं मानती हूँ कि मैं कामों को इतने अच्छे से नहीं निभा पाती, लेकिन इस बेवकूफ की तरह गलत काम तो नहीं करती ना। मुझे तो लगा ही था कि इसकी अच्छाई सिर्फ 4 दिन की चांदनी होगी। एक बार ससुराल वाले अगर पुराने हो जाते हैं तो बहुएं भी बदल जाती है। एक मैं ही हूँ जो आज तक आप सबको इतना प्यार करती आई हूँ। बस प्रज्ञा बहू, ज्यादा अच्छी बनने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, क्योंकि इस गलती की असली गुनहगार सिमर नहीं, बल्कि वो डायन तू है। क्या? लेकिन ताई जी, आप तो अभी सिमर को डांट रही थी ना, तो फिर आप अचानक से प्रज्ञा को क्यों बोल रही हो? और प्रज्ञा आपकी गुनहगार कैसे हो सकती है? माता रानी की चुनरी को काले रंग से बदलते हुए मैंने इसे देख लिया था। इसी ने यह चाल चली है ताकि ये सिमर को हम सबकी नजरों में बुरा और गलत साबित कर सके। ताई जी की बातें सुनकर घर के सभी लोग चौंक जाते हैं और प्रज्ञा की हवा टाइट हो जाती है। अरे नहीं ताई जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे चुप हो जा, वरना एक कान के नीचे लगाऊंगी ना तो सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। मैंने तुझे देखा था कि वो चुनरी बदलते समय तो अपने आप से कह रही थी कि इससे सिमर की अच्छाई देखी नहीं जा रही। प्रज्ञा भाभी, ये आपने सही नहीं किया। मुझे तो पहले से ही पता था कि प्रज्ञा भाभी सिमर भाभी से जलती है, क्योंकि जो सब ये इतने सालों से नहीं कर पाई, वो सब सिमर भाभी ने कितने कम समय में करके दिखाया है। तुम इतना नीचे गिर सकती हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं था प्रज्ञा। अरे तुम तो बस कहने के लिए कहती हो कि हम तेरे पुराने ससुराल वाले हैं, लेकिन इतने सालों से तू हमारा दिल नहीं जीत पाई। लेकिन इस लड़की को देख, केवल 2 से 3 महीने ही हुए हैं इसे, लेकिन इसने तो हम सबका दिल जीत लिया है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, लेकिन मुझे जलन हो रही थी, गुस्सा आ रहा था और सच में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। भाभी, आपने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है, और मैं आपको इस सब के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन एक सलाह जरूर दूंगी, आपको मुझसे जलने की जगह पर अपने आप में सुधार लाना चाहिए था। और मैं ये सारे काम किसी की तारीफें सुनने के लिए या फिर किसी की नजरों में अच्छा बनने के लिए नहीं करती हूँ।
ये मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे अपने हैं, इसीलिए मैं पूरे मन से इनके लिए करती हूँ। लेकिन आपने तो इनको कभी अपनाया ही नहीं भाभी, इसीलिए आपका स्वभाव इनके प्रति आज तक ऐसा है। हाँ सिमर, तुम सही कह रही हो, लेकिन आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी और अपने आप को सुधार कर एक अच्छी बहू ना सही, लेकिन एक अच्छी इंसान जरूर बनूंगी और अपने घर वालों का पूरे दिल से, पूरे मन से ख्याल रखूंगी। प्रज्ञा की उस हरकत के कारण सभी घर वाले उस पर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन इस हादसे के बाद प्रज्ञा सबक सीख लेती है और अपनी गलतियों को सुधार कर सबके साथ अच्छे से रहने लगती है। ममता अपनी देवरानी सावित्री, बेटा हितेन और बहू दीक्षा के साथ रहती है। सावित्री दीक्षा की चाची सास होती है, पर वो उसे अपनी छोटी माँ समान मानती है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हितेन को सावित्री ने ही संभाला होता है और उन दोनों का एक दूसरे से बहुत लगाव होता है। एक दिन की बात है, दीक्षा बहू, मैंने उस कढ़ाई में मेहंदी भिगोई है, जरा मेरे बालों पर लगा दोगी क्या? वो मुझे आज शाम को मोहना की बेटी की सगाई में जाना है, इसीलिए। ठीक है छोटी माँ, मैं लगा देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। धन्यवाद बहू। फिर दीक्षा सावित्री की बालों में मेहंदी लगाने जा ही रही होती है कि तभी वहां पर ममता आ जाती है और वो दीक्षा को रोकते हुए कहती है, रुक जाओ दीक्षा बहू। अरे बड़ी माँ, क्या हुआ? बहू, मुझे बाहर जाना है बाजार में, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो, वो भी अभी के अभी, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन बड़ी माँ, मैं तो अभी छोटी माँ के बालों में मेहंदी लगाने वाली थी, हम तो बाजार में उसके बाद भी जा सकते हैं ना। क्या बात है जीजी, अभी 5 मिनट पहले तो आप झपकी लेने वाली थी ना, और अभी अचानक से प्लान कैसे बदल गया आपका? या फिर दीक्षा मेरा काम कर रही है, ये आपसे देखा नहीं जा रहा? अपनी ये बकवास बंद करे सावित्री, मैंने कब कहा कि मैं सोने जा रही हूँ? अरे तुम्ही ने चाल चली है, क्योंकि तुम अच्छे से जानती थी कि मैं बहू को लेकर बाहर जाने वाली हूँ, इसीलिए तुमने इसे झट से अपना काम पकड़ा दिया। हे भगवान, इतना भी झूठ मत बोलिए जीजी, वरना सच में आपको काला कौवा काट जाएगा। अरे बड़ी माँ, आप इतना बहस क्यों कर रही हो? मैं बस 15 मिनट में ये काम निपटा कर आती हूँ, फिर हम बाजार चलेंगे। हाँ हाँ, मैं अच्छे से समझती हूँ, तुझे तो बस हर वक्त अपनी छोटी माँ ही दिखाई देती है। अगर अपनी सगी सास की सेवा करेगी तभी तुझे मेवा मिलेगा। अरे तूने तो इस चाची को अपनी छोटी माँ बना के रखा है। अरे इस चुड़ैल की सेवा करना जानलेवा हो सकता है, मैं कह दे रही हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये सब इसकी ही चालें है। जीजी, जरा ठीक से आईने में आप देख कर आइए कि आखिर कौन क्या है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा नाम लेकर आप खुद का ही परिचय दे रही हो। ए सावित्री, तेरी तो ओफो बड़ी माँ और छोटी माँ, आप दोनों भी ना, सच में बस बहुत हुआ, मुझे अब और कोई बहस नहीं चाहिए, आप दोनों भी शांत रहिए। फिर दीक्षा पहले सावित्री के बालों में मेहंदी लगा देती है और फिर ममता के साथ बाहर जाती है। फिर एक दिन जब सावित्री की तबीयत खराब हो जाती है, तभी दीक्षा उसके लिए काढ़ा बनाती है। उतने में वहां पर ममता आकर खुन्नस में कहती है, ये सब क्या है बहू? जल्दी से मेरे लिए अदरक वाली चाय और पनीर के पकोड़े बना दे, फटाफट से बना। बड़ी माँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं छोटी माँ के लिए काढ़ा बनाकर ले जा रही हूँ, उनकी तबीयत खराब हो चुकी है और ऐसे में मेरा उनके पास बैठना और उनकी देखभाल करना फर्ज है। अरे अगर वो तेरी छोटी माँ है तो मैं क्या तेरी पड़ोसन हूँ क्या? अरे अगर तुझे वहां पर फर्ज निभाना है
तो यहाँ पर भी फर्ज निभाना होगा। और ये मेरा हुक्म है कि तू मुझे अभी के अभी पकोड़े और चाय बना कर दे और इस काढ़े को डस्टबिन में फेंक दे। बड़ी माँ, आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? आपको थोड़ा तो समझना चाहिए ना। अरे बीमारी के समय में दुश्मन के बारे में सोचकर भी दया आ जाती है, तो फिर आप छोटी माँ से इतनी नफरत कैसे कर सकती हो? मैं कुछ नहीं सुनने वाली। मुझे छोटी माँ की देखरेख करनी है। अभी पहले मैं उन्हें ये काढ़ा पिलाऊंगी और उसके बाद ही आपका काम करूंगी। अब हटिए यहाँ से और जाने दीजिए मुझे। लेकिन बहू, दीक्षा वहां से चली जाती है और ममता का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी और इसकी छोटी माँ की तो ऐसी की तैसी। अरे आग लगे दोनों को। इस सावित्री ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। पहले तो मेरे बेटे को अपने करीब कर लिया और अब मेरी बहू को अपना बनाना चाहती है। मैं तो इस सावित्री को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। फिर एक दिन घर के सभी लोग गांव में कुलदेवी के दर्शन करने जा रहे होते हैं। तभी ममता सावित्री को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे ओ सावित्री मैडम, ये अपना बोरिया बिस्तर लेकर तुम कहाँ पर चली? हम तीनों गांव जा रहे हैं, तो तुम्हारा वहां पर क्या काम है? तुम्हारा क्या काम मतलब? जीजी, मैं भी तो अपने बहू और बेटे के साथ कुलदेवी के दर्शन लूंगी ना। हम हर साल जाते हैं, तो इस साल भी जाना है मुझे। अरे क्या मेरा बेटा और बहू लगा कर रखा है? ये दोनों मेरे बेटे बहू है, तुम्हारे नहीं। और कुल देवी के दर्शन के लिए तो सिर्फ मेरा परिवार जाएगा। अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? छोटी माँ ने तो मुझे बचपन से ही कितना संभाला है। आपसे भी ज्यादा लाड़ प्यार दिया है मुझे इन्होंने। आपको तो इनसे अच्छी तरह से पेश आना चाहिए, लेकिन आप तो हर वक्त बस इनसे लड़ती और झगड़ती ही रहती हो। और किसने कहा कि छोटी माँ हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है? ये मेरी चाची नहीं है, बल्कि मेरी छोटी माँ है। और अगर यही नहीं आएगी तो हमारी यात्रा संपन्न कैसे होगी? इसने तो तुम दोनों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर रखा है। अरे जाओ जाओ, इसी को लेकर जाओ। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं आ रही। अरे माँ, अब ये क्या बात हुई? जीजी, ये सब आप क्यों कर रही हो? कम से कम भगवान के दर्शन के लिए जाते वक्त तो शांत रहिए। प्लीज कलेश मत कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। अब तो चले जाइए उनके साथ। प्लीज जीजी, मेरी बात सुनिए। लेकिन ममता किसी की बात नहीं सुनती और गुस्सा होकर वो अपने कमरे में चली जाती है। हितेन, छोटी माँ, हमने मुंह से निकाला है तो हमें कुलदेवी के दर्शन तो करने ही होंगे। बड़ी माँ का तो ये तमाशा 12 महीने चलता रहेगा और इनके होते हुए हम लोग कुलदेवी के दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम तीनों ही चलते हैं दर्शन के लिए। नहीं दीक्षा बहू, जीजी को फिर से गुस्सा आ जाएगा। एक काम करो, तुम दोनों चले जाओ, मैं यही रुक जाती हूँ। जीजी भी तो घर पर अकेली है ना। अरे छोटी माँ, आप माँ की फिक्र मत करो। आप चलिए हमारे साथ, मैं माँ को मना लूंगा। लेकिन बच्चों, हमने कहा ना छोटी माँ। चलिए, बड़ी माँ तो ऐसी ही है, लेकिन आप तो समझदार हो ना। एक बार अगर हम भगवान के दर्शन करने का तय करते हैं तो फिर से उल्टे पांव नहीं जाना चाहिए। दर्शन को अधूरा मत छोड़िए छोटी माँ, और चलिए हमारे साथ। फिर सावित्री हितेन और दीक्षा की बात मानकर उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन हितेन और दीक्षा दोनों बाजार से शॉपिंग करके आते हैं। ये लीजिए छोटी माँ, ये मैंने आपके लिए बासुंदी लाई है। आपको बहुत पसंद है ना? अरे वाह दीक्षा बहू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और माँ, हमने आपके लिए काजू कतली और इमरती लाई है और आप दोनों के लिए साड़ियाँ भी लाई है।
रख दो इसे यहीं पर, मैं बाद में देख लूंगी। शुक्रिया बेटा। अच्छा जीजी, ये गुलाबी रंग आप पर खूब जचता है और आपको गुलाबी रंग बहुत अच्छा भी लगता है ना, तो ये लीजिए, रख लीजिए इसे, और ये आधी बासुंदी भी रख लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ जेठ जी आपके लिए बासुंदी लाया करते थे। आपको तो ये मुझसे भी ज्यादा पसंद है। इतना कहकर सावित्री वहां से चली जाती है। देखा माँ, छोटी माँ कितनी अच्छी है। आप तो खामोखा ही उनसे नफरत करती हो। वो आपके बारे में कितना अच्छा सोचती है, लेकिन आप तो उनसे हमेशा नफरत ही करती हो। हाँ बड़ी माँ, छोटी माँ बहुत दिलदार है। उनके मन में सबके लिए केवल प्यार है और कोई मेल नहीं है। अरे एक मिठाई और साड़ी क्या दे दी उसने मुझे। तुम दोनों ने तो उसके तारीफों के पुल ही बांधना शुरू कर दिया मेरे सामने। अरे तुम दोनों उसे नहीं जानते कि वो सावित्री किस खेत की मूली है। एक नंबर की डायन है, डायन। वो दिखती कुछ और है, लेकिन है कुछ और। वो दिखाती कुछ और है और सबके लिए महसूस कुछ और करती है। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ कपट भरा है और कुछ नहीं है। और बस तुम लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए वो ये सब नाटक करती रहती है। ओफो बड़ी माँ, आप कभी नहीं सुधरने वाली। फिर एक दिन शाम के समय, अरे दीक्षा बहू, आज खाने में क्या सब्जी बना रही है? आज मैं भिंडी मसाला बना रही हूँ और साथ ही साबुत मूंग की दाल। चलेगा ना आपको? हाँ ठीक है, चलेगा, लेकिन अच्छे से बनाना। खाकर अच्छी नींद आनी चाहिए। हाँ बड़ी माँ और छोटी माँ, थैंक यू मुझे भिंडी और साबुत मूंग की दाल बनाने का आइडिया देने के लिए। वरना हर शाम मेरा दिमाग ही बंद पड़ जाता है कि आज कौन सी सब्जी बनाऊं। कोई बात नहीं बहू, मैं समझ सकती हूँ। क्या? इसका मतलब ये सुझाव इसका है? नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो आज घर में भिंडी मसाला और साबुत मूंग की दाल नहीं बनेगी। नहीं मतलब नहीं। क्या? जी, अब ये क्या नया नाटक है आपका? अरे आपको मुझसे क्या तकलीफ है? बड़ी माँ, छोटी माँ ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों हर बार उनसे पंगा लेती रहती हो? और क्यों हर शाम आपको कलेश करना होता है? उतने में वहां पर हितेन भी आ जाता है। अरे काय का कलेश? मैं कोई कलेश वलेश नहीं करती, लेकिन यही है कलेश की वजह। अरे पहले इसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया और अब बहू को भी छीन रही है। जी, ये जो कुछ भी आप सोच रही हो, ये सब आपकी गलतफहमी है। मैंने ना तो कभी हितेन को छीनने की कोशिश की और ना ही कभी दीक्षा बहू को। बचपन से लेकर आज तक हितेन को मैंने ही संभाला है। आप तो हमेशा अपने में ही रहती थी और आप उस पर कोई ध्यान भी नहीं देती थी, और इसी के कारण उसका मेरे प्रति ज्यादा लगाव है। हाँ बड़ी माँ, छोटी माँ बिल्कुल सही कह रही है। ये तो बस आपको लग रहा है कि छोटी माँ हम दोनों को आपसे दूर कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप ही अपनी इन बुरी हरकतों से हमसे दूर होती जा रही हो। हम सब एक साथ प्यार से क्यों नहीं रह सकते माँ? आखिर क्यों आपको छोटी माँ से इतनी परेशानी है? अगर आप उनके साथ अच्छे से रहोगी तो हम भी आप दोनों के साथ खुश रह सकेंगे। दीक्षा और हितेन की बातें सुनकर ममता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हाँ बेटा, तुम दोनों सही कह रहे हो। ये सारा मेरे ही मन का दोष है। जीवन के ये बचे कुचे दिनों को खुशी से जीने के बजाय मैं उन्हें यूं झगड़े में बर्बाद कर रही हूँ। और सावित्री, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। लेकिन आज मेरे बेटे बहू ने, नहीं, बल्कि हमारे बेटे बहू ने मेरी आंखें खोल दी है। तुम्हारा भी इन दोनों पर उतना ही हक है।
जितना कि मेरा है। मुझे सच में माफ कर दो। ममता उन तीनों से माफी मांगती है और उसके बाद वो सबके साथ मिलजुल कर बड़े ही प्यार से रहने लगती है। मुंबई शहर में रहने वाली रीता अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली में रह रही थी। हेलो रीता बेटी, बधाई हो। तुम्हारे पापा बता रहे थे कि तुम्हारी कॉलेज की तरफ से तुम्हें एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है, और वो भी मुंबई में। हाँ मम्मी, आप बस सारे पंच पकवान रेडी करो, क्योंकि आपकी बेटी वापस मुंबई आ रही है। हाँ बेटा, सो तो है, लेकिन तुझे याद है ना कि जब तू यहाँ आएगी तब मैं तेरी शादी कराने वाली हूँ। हमने तो तेरे लिए लड़का भी ढूंढ के रखा है। हाँ मम्मी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ससुराल चाहिए जो मुझे जॉब करने दे, और बाकी लड़का तो आप अच्छा ही ढूंढ लोगे। बचपन से लेकर आज तक मुझे आपके और पापा की चॉइस पर कोई शक नहीं है। हाँ बेटा, तू उसकी चिंता मत कर, तेरा ससुराल तो बहुत ही प्यारा है। उन्हें तेरी जॉब शॉप से कोई दिक्कत नहीं। जिसके बाद कुछ ही दिनों में उसकी शादी विवेक से हो जाती है। आओ बहू, तुम्हारा हमारे परिवार में स्वागत है। थैंक यू माँ जी। अरे वाह, इन लोगों ने तो कितने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, और साथ ही घर भी काफी रॉयल लग रहा है। लगता है मेरी शादी किसी एजुकेटेड और हाई क्लास वाली फैमिली में हुई है। लेकिन रीता जैसा सोच रही होती वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक दिन रीता की सहेलियां उसके घर आती है। हेलो रीता की मदर इन लॉ, कैसी हो आप? क्या कहा बहू इसने? मदर? नहीं, गदर कहा होगा। हाँ हाँ, गदर इज माय फेवरेट फिल्म। मैं एकदम नाइफ हूँ, मेरा मतलब फाइन हूँ। तुम लोग हाउ आर मी से करो। ओ माय गॉड यार रीता, तेरी सास तो एकदम अनपढ़ है। इनकी टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही। व्हाट सेइंग ये लोग बहू? माई सेल्फ अनपढ़? हाउ बहू? माँ सेल्फ जानकी। बाय इज दिस सहेलिया क्राइंग। मेरा मतलब हंसोइंग। ओह नो, हंस के तो मेरा पेट ही फटने वाला है यार। जानकी आंटी, यू आर टू फनी। रीता की सारी सहेलियां जानकी पर खूब हंसती है और उनका मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद मुझे तो ये पता था कि आप लोग एक अच्छे खानदान से हो, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप लोग अनपढ़ और गंवार हो। माँ जी, आप महंगे ब्रांड्स की साड़ियाँ पहनती हैं, इंग्लिश ब्रांड्स के परफ्यूम लगाती है, लेकिन आपको तो ढंग की इंग्लिश भी बोलने नहीं आती। लेकिन बहू, तुझे तो ये पहले से पता होना चाहिए था ना कि मैं, तेरे बाऊजी, तेरी ननद और तेरा पति, हमारा पूरा का पूरा खानदान अनपढ़ है। ये बात आप कितने आराम से कह रही हो। क्या आपको इस बात का कोई पछतावा नहीं? अरे, आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल हो, लेकिन जब आप मुंह खोलती हो तब आपकी सारी पर्सनैलिटी की ऐसी की तैसी हो जाती है। अनपढ़ रहने की जगह पढ़ लिख कर आप भी एजुकेटेड हो सकती हो माँ जी। अरे रहने दे बहू, अब उम्र निकल चुकी है और ये तो बस तेरी सहेलियों के सामने मेरी इज्जत का भाजी पाला हुआ है, लेकिन बाकी लोगों के सामने तो मैं अंग्रेजी झाड़ती ही नहीं। बस हाय हेलो थैंक यू उतना ही वास्ता रखती हूँ। लेकिन कब तक माँ जी? क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी बाकी औरतों की तरह इंग्लिश बोलना आना चाहिए? मेरी इज्जत की धजिया हुई इसलिए मैं ये बात नहीं कह रही, बल्कि ये सब तो मैं आपके भलाई के लिए ही कह रही हूँ, ताकि कोई आपका मजाक ना उड़ाए। रीता जानकी को खूब समझाती है, लेकिन जानकी कुछ समझती ही नहीं। फिर रीता अपनी मम्मी से फोन पर बात करती है। मम्मी, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। आप लोगों ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि मेरे ससुराल वाले अनपढ़ है? लेकिन बेटा,
वो लोग अनपढ़ हुए तो क्या हुआ, उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? उनका इतना बड़ा बिजनेस है, खेती बाड़ी है, वो लोग तो बहुत अमीर है। क्या मम्मी, आप भी जाने दो, इस बारे में किसी से बात करना ही गुनाह है। रीता बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। होती भी क्यों ना, उसे जैसा ससुराल चाहिए था सब कुछ उसके उल्टा ही था। रीता ने अपना पीसी, जेरोक्स मशीन और लैपटॉप सब कुछ ससुराल में लाया होता है। एक दिन उसे जॉब पर जाने के लिए देर हो रही थी, तभी वो अपनी ननंद प्रिया से कहती है, प्रिया, कैन यू हेल्प मी? क्या कहा रीता भाभी? कौन सा लेप? मुझे कोई लेप वेप बनाने नहीं आता। ओफो, लेप नहीं, हेल्प। हेल्प यानी मदद। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अच्छा अच्छा, तो ये कह रही हो आप। सॉरी, कहिए ना, कैसी हेल्प चाहिए आपको? मुझे ऑफिस जाने के लिए बहुत देर हो रही है, क्या तुम प्लीज रोटियां बना दोगी? आज पूरा स्टाफ भी छुट्टी पर है, वरना मैं उन्हें ही कह देती। कोई बात नहीं भाभी, मैं कर दूंगी, आप जाइए। थैंक यू प्रिया। थैंक यू भाभी। ओ गॉड प्रिया, जब कोई आपको थैंक यू कहता है तो आपको बदले में वेलकम कहना चाहिए। अच्छा ठीक है, वेलकम। वेलकम भाभी। ना जाने किस अनपढ़ चिड़िया घर में फंस गई हूं मैं। प्रिया जब रोटियां बनाने जाती है तभी उसकी नजर रीता की जेरोक्स मशीन पर जाती है। ये तो भाभी की मशीन है, इसमें जब भाभी एक पन्ना डालती है तो उसकी शक्ल वाले कई सारे हम शक्ल पन्ने बाहर आते हैं। अगर मैंने ठीक वैसे ही रोटी डाली तो कई सारी रोटियां निकलेगी। चलो यही करती हूँ। फिर प्रिया एक रोटी बनाकर उस जेरोक्स मशीन में डाल देती है और वो कई सारे बटन्स दबा देती है, जिस वजह से वो मशीन खराब हो जाती है। शाम को ये बात रीता को पता चलती है। ओह नो प्रिया, तुमने ये क्या कर दिया यार, अब मैं क्या करूंगी? अरे तुम्हें इतना सा भी नॉलेज नहीं है कि ये जेरोक्स मशीन सिर्फ पेपर को ही प्रिंट कर सकती है, रोटियों को नहीं। सॉरी भाभी, कहाँ मिलता है ये नॉलेज? बताइए जरा, मैं उसे अभी खरीद कर लाती हूँ, फिर आइंदा से कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होगा। अरे मेरी माँ, तुम तो रहने दो। काश तुम भी पढ़ी लिखी होती तो तुम्हें मशीन के बारे में भी पता होता। तुम्हारे पास तो अब भी वक्त है, तुम्हें पढ़ाई कर लेनी चाहिए प्रिया। सिर्फ अमीर होना ही सब कुछ नहीं होता। अब कहाँ भाभी, अब तो मेरी शादी हो जाएगी और मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। कुछ दिनों बाद रीता का जन्मदिन होता है। आज रीता जी का हैप्पी बर्थडे है, उनके लिए मैंने केक बनाया है। अरे वाह विवेक बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भैया, ये केक तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो आज रात तक ऑफिस में ही रहेगी, इसीलिए मैं उन्हें ऑफिस में जाकर ही सरप्राइज दूंगा। उनका नाम लिख लेता हूँ, रीता। अनपढ़ विवेक रीता की जगह रायता लिख देता है और वही केक लेकर वो रीता के ऑफिस चला जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू रीता जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय लाइफ लाइट। रीता जी, आई लव यू सो मच। विवेक की टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर और केक पे लिखी रीता की गलत स्पेलिंग देखकर ऑफिस के सभी लोग पेट दबा दबा कर हंसने लगते हैं और रीता को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या यार रीता, हमें तो लगा था कि तुम्हारा हस्बैंड एक बड़ा बिजनेसमैन है और वो तुमसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन यहाँ तो कोई और ही पिक्चर चालू है। बेचारी रीता, इसके पति ने तो इसके बर्थडे पर ही इज्जत का फालूदा बना दिया। रीता गुस्से से लाल हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। माफ कीजिए रीता जी, मेरा इंटरवल, इंटरस्टेशन, इंटरशन, मेरा मतलब हेतु आपको दुखी करने का नहीं था। मैं तो बस आपको सरप्राइज देना चाहता था। नहीं चाहिए मुझे कोई सरप्राइज,
और कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? आप लोगों को अनपढ़ रहने में बहुत मजा आता है क्या? जब 4 लोग आप पर हंसते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता क्या? क्यों रहते हो ऐसे आप? बहू, वो नहीं माँ जी, आज मुझे कहने दीजिए कि आपको पता है लोग आप लोगों की इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोगों के पास पैसे का पावर है। अगर वो पैसा आपके पास नहीं होता तो अब तक दुनिया भर में आपका मजाक उड़ाया जा चुका होता। कोई आपसे नहीं डरता। भाभी, आज आपका हैप्पी बर्थडे है ना, तो आज के दिन आप गुस्सा मत होइए। मैं गुस्सा अपने बर्थडे के दिन हुए इस ड्रामे की वजह से नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस बात से गुस्सा हूँ कि आप लोग अनपढ़ होने को कितनी आम बात समझ रहे हो। पढ़ाई कोई मजाक नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ आप लोग अमीर हो, लेकिन पढ़ाई से मिला हुआ ज्ञान और अनपढ़ होकर कमाए जाने वाले पैसे में बहुत फर्क होता है। शायद आप सही कह रही हो रीता जी। आपने तो अपने एम्प्लॉयज पर भी आंख बंद करके विश्वास किया है। भगवान न करे कल को अगर किसी ने आपको उल्लू बनाकर आपको धोखा दिया तो आप लोग क्या करोगे? तब आपका पैसा किसी काम नहीं होगा। पैसों से बढ़कर ज्ञान होता है। आप लोग बस दिखावे के लिए अमीर और सेटल्ड हो, लेकिन अंदर से एकदम खोखले हो। रीता की बातें सुनकर जानकी, प्रिया और विवेक की आंखें खुल जाती हैं। हमें माफ कर दो भाभी, हम भी पढ़ेंगे और हमारे पास भी आपकी तरह नॉलेज होगा। हाँ रीता जी, धन्यवाद हमारी आंखें खोलने के लिए। हम तीनों कल से ही स्कूल जाकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन बेटा, इस उम्र में पढ़ाई और स्कूल, लोग हंसेंगे मुझ पर। अगर हंसते हैं तो हंसने दो, आप उन पर ध्यान मत दो। ठीक है बहू, अगर तू कहती है तो मैं भी पढ़ूंगी। तय रहा अब। और इस तरह अंत में रीता अपने अनपढ़ ससुराल को आखिरकार पढ़ाई करने के लिए मना ही लेती है, जिसके बाद सभी स्कूल जाकर पढ़ लिख कर होशियार और समझदार बनते हैं।